हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। सो वेलकम बैक इन इत्तेफाक के लास्ट पार्ट में आप सभी लोगों ने सुना कि हमारी जो युक्ति है वो अंदर कैबिन में एंटर कर चुकी थी और सर से पाँव तक एक दूसरे को देख रहे थे, आंखों ही आंखों में तौल रहे थे। फिर शमी ने उसे बैठने का इशारा किया तो वो बैठ गई। दोनों चुप थे। युक्ति को तो घबराहट हो रही थी और फिर अगर कुछ कहती भी तो क्या कहती, तो वो शमी के बोलने का इंतज़ार कर रही थी। साथ ही अपने दिल की धड़कनों को काबू करने की कोशिश कर रही थी कि अचानक से दिल तेज धड़कने लगा था। पता नहीं घबराहट के मारे या उसे देखकर जिसे वो रोज़ अपने सपनों और ख्यालों में महसूस किया करती थी। शमी उसे देख रही थी और उसके देखने से युक्ति अनकंफर्टेबल हो रही थी। आखिर वो शमी से पूछ ही बैठी, आपने मिलने के लिए बुलाया था। शम्मी हल्के से मुस्कुराई और मन ही मन सोचा कि इसे पता है कि क्यों बुलाया है, फिर भी पूछ रही है। इसे तो माफ़ी मांगनी चाहिए थी, फिर भी सिर्फ पूछ रही है। खैर, मन में सोच के उसने फिर युक्ति के सवाल का जवाब कुछ इस अंदाज में दिया कि यूँ सरे राह मुलाकात हुई है अक्सर, तो सोचा आज इत्मीनान से बैठकर बात की जाए, एक दूसरे को देखा सुना जाए, इसलिए बुलाया है। ये बोल के शम्मी चुप हो गई और फिर से युक्ति को देखे जा रही थी। युक्ति ने अब अपनी नज़रें चुरानी शुरू कर दी थी। वो ऑफिस में इधर उधर देखती या तो नीचे देखती। युक्ति को समझ ही नहीं आ रहा था कि बात शुरू कैसे करे और बोले तो क्या बोले। एक तो कारनामे ही ऐसे किए थे, दूसरे सामने जो बैठी थी उसकी पर्सनैलिटी भी इंटिमिडेटिंग थी, तो युक्ति चुप ही बैठी थी। उससे कुछ बोला ही नहीं जा रहा था। कुछ देर बाद शमी बोली कि कितनी अजीब बात है ना, आज से पहले हम जब भी मिले हैं तुमने मुझे किस किया है, आज क्या हुआ? तुम छोई मुई सी सहमी सी बैठी हो। मैं इतनी देर से सोच रही थी तुम आओगी और मेरी बाहों में समा कर मुझे किस करोगी, अपने जलवे बिखेरोगी, पर तुम तो आकर कुर्सी पर बैठ गई। तुम्हारी जैसी बोल्ड लड़की को तो मेरी गोद पे बैठना चाहिए, वो कुर्सी तुम्हारे बैठने की जगह नहीं है। शम्मी की बातें सुनकर युक्ति पानी पानी हो रही थी, पर कुछ बोल नहीं पाई। शम्मी के लहजे से साफ लग रहा था वो व्यंग कर रही थी, उससे फ्लर्ट नहीं कर रही थी, इसलिए गुस्सा नहीं शर्म आ रहा था अपने ऊपर। किसी तरह युक्ति ने जवाब दिया कि मैंने जो किया उसके लिए आई एम सॉरी। पता नहीं कैसे, मुझे नहीं पता क्या हुआ था जो मैंने वो हरकत कर दी। शम्मी ने कहा, अच्छा तो तुम्हारे कहने का मतलब है तुम्हें कुछ हो जाता है फिर तुम राह चलते लोगों को चूमने लगती हो। युक्ति ने कहा, ऐसा कुछ नहीं है, मैं सबके साथ ऐसा नहीं करती। फिर कैसा है, मतलब मेरे साथ करती हो? और मेरा साथ ऐसा करने की कोई ख़ास वजह है? मैंने कहा ना, मैंने जानबूझकर नहीं किया, मुझसे हो गया, मेरा कोई ऐसा इंटेंशन नहीं था। मैं इसके लिए सॉरी बोल रही हूँ, माफ़ी मांग रही हूँ। माफ़ी तो तुम मांगोगी ही, सवाल ये है कि मैं माफ़ करती हूँ या नहीं। मैं माफ़ी मांग तो रही हूँ ना, और क्या करूँ? फ़िलहाल तो तुम जा सकती हो, मेरी मीटिंग है, कल बात करेंगे। समय ये बोलकर उठकर खड़ी हो गई और बाहर चली गई। पीछे युक्ति हैरान परेशान सी खड़ी रह गई, कुछ कहते ना मना। फिर सर झुकाए वो भी निकल आई थी। वहाँ से निकलकर शम्मी अशोक के ऑफिस में आकर बैठ गई। उसे चुप और किसी सोच में गुम देखकर अशोक ने पूछा,
क्या हुआ, बात की उससे, कुछ बताया उसने? शम्मी ने कहा नहीं, बस सॉरी कह रही थी कि गलती से हो गया था। अशोक ने कहा तुमने क्या पूछा? यही पूछा कि मेरे साथ करने की कोई ख़ास वजह थी। तो बोली कि पता नहीं मुझे क्या हो गया था, जो हो गया, मेरा कोई इंटेंशन नहीं था। अशोक ने कहा वो झूठ बोल रही है। शम्मी ने कहा सफ़ेद झूठ बोल रही है। तो तुमने बड़ी आसानी से जाने दिया उसे, ये समझ नहीं आया। तो शम्मी ने कहा मैंने उसे छोड़ा नहीं है, उसे फिर कल बताऊंगी, और जब तक वो सच नहीं बोलती तब तक उसे बुलाती रहूँगी। अभी तो मेरा खेल स्टार्ट भी नहीं हुआ। अरे यार शम्मी, तुम्हें उससे सीधे सीधे पूछ लेना चाहिए था, इसे इतना खींच क्यों रही हो? हम दोनों जानते हैं कि इसके पीछे कौन है। मैं पूछती तो वो बता देती। थोड़ा वक्त लगेगा, फिर वो अपने आप सब बताएगी, और तुम देखना मैं इसी चीज़ का फ़ायदा कैसे उठाती हूँ, कैसे उन सबको निकाल कर बाहर फेंकती हूँ। और उस लड़की को बहुत पसंद है ना शर्तें लगाना और जीतना। अब उसे पता चलेगा कि खेल क्या होता है और खेल कैसे खेला जाता है। दूसरी तरफ युक्ति परेशान थी, और वो अपनी परेशानी किसी को बता भी नहीं सकती थी। उसका घर जाने का भी मन नहीं था। घर में तो और चिकपिक होती, मन और ज़्यादा परेशान होता। तो वो इधर उधर घूमती रही, पर मन को कहीं चैन नहीं था। समझ नहीं पा रही थी कि शम्मी को उससे क्या चाहा था, या वो क्या चाहती थी। अचानक उसे ध्यान आया कि यार मैं इतने घंटे वहाँ थी और मुझे उसका नाम भी नहीं पता, पर अब इतना पता था कि वो लॉयर है, और इस वजह से मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंस सकती हूँ। अब एक काम करती हूँ कि किसी भी तरह कल जाकर मैं साफ साफ बात करूँगी, चाहे जो हो जाए। तो अगली सुबह हुई और युक्ति मामा जी के साथ अपने ऑफिस पहुँची। मामा जी से उसने बहाना लगा दिया था कि मामा जी मुझे कॉलेज जाना है, ज़रूरी काम है। पर युक्ति अभी थोड़ी कंफ्यूज थी, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि खुद चली जाए या उसके फ़ोन का वेट करे। फिर सोचा कि एक काम करती हूँ, कल जितने बजे निकली थी तब तक वेट करूँगी। फ़ोन आ गया तो ठीक, नहीं आया तो देखा जाएगा। ये सोच के युक्ति फिर अपने काम में लग गई, और फिर उसे पता नहीं लगा कि कब इतना टाइम बीत गया। फ़ोन की रिंग बजी तो उसने टाइम देखा, और नंबर भी शम्मी का ही था। मन ही मन सोचा इतना टाइम हो गया, पता ही नहीं चला यार। फ़ोन उठाकर उसने हेलो कहा तो दूसरी तरफ से किसी लड़की की आवाज़ आई कि मैडम ने आपको तुरंत बुलाया है, और ये कहकर फ़ोन कट कर दिया। युक्ति ने मुंह बनाया और मन ही मन कहा जैसी खड़ूस खुद है वैसे ही रिसेप्शनिस्ट भी रखी है। और फिर मामा जी से काम का बहाना करके निकल गई। ऑफिस पहुंचकर युक्ति ने रिसेप्शन पर जाकर पूछा तो उसने उसे अंदर ऑफिस में जाने का बोला। युक्ति ने सोचा कि चलो आज तो इंतज़ार नहीं करना पड़ा। युक्ति दरवाज़ा खोलकर अंदर एंटर हुई तो वो कुर्सी पर टेक लगाए उसे ही देख रही थी। युक्ति अंदर आ गई तो शम्मी ने उसे इशारे से बैठने को कहा। युक्ति ने बैठते हुए कहा गुड आफ्टरनून। फिर शम्मी उसे देखती रही। फिर बोली कुछ देर बाद कि तुम्हें अब फ़ोन करके बुलाना पड़ेगा क्या, आई क्यों नहीं? युक्ति ने कहा पहले तो मैं काम में बिजी थी, दूसरा आपने कल क्लियर नहीं किया था कि कब आना है, तो तुम्हें फ़ोन करके पूछना चाहिए था ना। और पूछने की ज़रूरत भी नहीं, जब मैंने कहा तुम्हें आना है तो सुबह ही आना था। मैं जब फ्री होती तो तुम्हें बुलवा लेती। युक्ति भी उखड़ते हुए
लहजे में बोली कि मुझे भी काम होता है, मैं सारा दिन फ्री नहीं बैठी रहती कि यहाँ सुबह सुबह आकर अपनी पेशी लगाऊं और आप जब फ्री हो तो आपके सामने पेश हो जाऊं। अब आ गई हूँ तो अब बताइए, मैं रोज़ रोज़ नहीं आ सकती। युक्ति ने जैसे उखड़कर बोला था, शम्मी को गुस्सा आ गया था। शम्मी चिढ़कर बोली कि तुम आओगी और रोज़ आओगी, और तब तक आओगी जब तक हमारे बीच सेटलमेंट नहीं हो जाती। तो युक्ति ने कहा, हाँ तो करो ना सेटलमेंट, मैं इसी के लिए आई हूँ और आज करके ही जाऊँगी, रोज़ रोज़ नहीं आ सकती। शम्मी ने कहा, आज तो नहीं होगी, कल देखेंगे। मैं कल नहीं आऊँगी, जो करना है आज ही करो और ख़त्म करो ये सब। इतनी आसानी से तो ये सब ख़त्म नहीं होगा, तुम्हें इंतज़ार तो करना पड़ेगा और ये इंतज़ार लंबा होगा। तो इसका मतलब तुम मुझे परेशान करना चाहते हो, तुम्हें जैसा ठीक लगे वैसा समझ लो। युक्ति भी गुस्से में उठती है और कहती है, मैं जा रही हूँ, कल नहीं आऊँगी, आना तो तुम्हें पड़ेगा। और तुम क्या, तुम्हारे तो, युक्ति बीच में टोकते हुए कहती है कि मेरे पेरेंट्स को बीच में मत लाना वरना। तो शम्मी बोलती है, वरना क्या क्या, और अपने कुर्सी से उठती है और युक्ति के बिल्कुल नज़दीक आकर सामने खड़ी हो जाती है। उसे भी गुस्सा आ रहा होता है। कहती है, बोलो वरना क्या क्या, वरना क्या, युक्ति जवाब दो, वरना क्या। तो देखते हैं आगे क्या होगा, ये तो नेक्स्ट पार्ट में सुनेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। क्या हुआ? बाय बोल दिया। एक काम करते हैं, आगे की भी स्टोरी आपको सुनाई देते हैं, मज़ा आता है आप लोगों को कभी कभी परेशान करने में, है ना। तो शम्मी कहती है, वरना क्या, बोलो, गुस्सा आ रहा है। युक्ति इंसान की हर उल्टी सीधी हरकत के लिए उसकी अपब्रिंगिंग को ही जिम्मेदार ठहराया जाता है। तो ये तो तुम्हें पहले सोचना चाहिए था कि मेरी हरकत के लिए मेरे पेरेंट्स को ही जिम्मेदार ठहराया जाएगा कि उन्होंने तुम्हें कैसी परवरिश दी है। फिर चाहे वो जिंदा हो या ना हो, माँ बाप की इतनी फ़िक्र हो तो इंसान को ऐसे काम नहीं करने चाहिए, क्योंकि हर गलत काम के लिए पहले जिम्मेदारी माँ बाप की होती है, पहली गाली उन्हीं को दी जाती है। अब मेरे पास तुम्हारे साथ वेस्ट करने के लिए टाइम नहीं है, कल मिलते हैं, कहकर शम्मी बाहर निकल गई। युक्ति अपना सा मुँह लिए खड़ी रह गई। फिर कुछ मिनट बाद वो भी बाहर निकल गई। ऑफिस से बाहर निकलकर उसे कुछ याद आया तो वापस पलटी और रिसेप्शन पर जाकर पूछा कि ये मैडम का नाम क्या है। रिसेप्शनिस्ट ने बताया, शर्मिष्ठा घोष। नाम सुनकर एक बार तो युक्ति सकपका गई थी, घबरा गई। बाहर निकली तो उसका दिमाग घूम गया। वो सारे रास्ते सोचती रही और अब उसे समझ आया कि शर्मिष्ठा ने मुझे दूसरी सिम पर फ़ोन क्यों किया था, क्योंकि उसी नंबर से मैंने शर्मिष्ठा को प्रैंक कॉल किया था। धीरे धीरे युक्ति को सारी सिचुएशन समझ आ गई थी। पहले मैंने उसे पुलिस स्टेशन के सामने किस किया, फिर दूसरी बार शोरूम में, और फिर उसी को प्रैंक कॉल भी की। और क्योंकि वो लॉयर है, उसने आसानी से मेरा पता लगा लिया था। युक्ति के दिमाग में अब सवाल उठने लगे थे कि क्या उसे सब पता है, क्या उसे ये पता है कि मैंने ही उसे फ़ोन किया था, मैंने ही उसे दोनों बार किस किया, ये भी शायद उसे पता है। युक्ति कुछ पल सोचती रही और फिर खुद से ही बोली, हाँ पता है, पता है, पता है, तभी तो मुझे इस तरह से परेशान करके अपना बदला ले रही है, उसे सब पता है। युक्ति घर आ गई थी, पर घर पर ना आकर वो सांची के घर चली गई थी। अब वो अकेले ये सब हैंडल नहीं कर सकती थी। मन ही मन सोचने लगी कि मेरे बस की बात नहीं अकेले हैंडल करना। सांची और मयंक दोनों को बताना पड़ेगा, और मयंक तो कितना नाराज़ होगा, कितना सुनाएगा। मेरी अकल पर पत्थर
डर पड़े थे, मैंने क्यों किया ये सब, पता नहीं क्या होगा यार मेरा। ये सोचते हुए युक्ति ने डोरबेल बजाई और साची ने ही आकर दरवाज़ा खोला। तो अब बाय बाय, अब क्या होगा ये तो हम सच में नेक्स्ट पार्ट में सुनेंगे। तब तक आप लोग इस एपिसोड को एंजॉय कीजिए। और मैं वीक ऑफ पे हूँ, तो आज मैं आराम से थोड़ी देर सोती हूँ, क्योंकि कल से फिर वही रूटीन, फिर वही ऑफिस, सब कुछ। तो आप लोग इस एपिसोड को एंजॉय कीजिए। बाय बाय, टेक केयर।